हेलो डियर स्टूडेंट्स, अपन बात कर रहे थे बैक्टीरिया के बारे में। और बैक्टीरिया के बारे में मैंने पहली वाली क्लास में आपको बैक्टीरिया का जो संरचना थी उसके बारे में डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। तो एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं जो चीज़ मैंने अच्छे से समझाई थी, उसके बाद में भी एक बार वापस जो लास्ट का एंड पार्ट था उसको अपन वापस रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अपने ट्वेल्थ के हिसाब से देखें, अपने एग्जाम के हिसाब से देखें तो बैक्टीरिया की जो संरचना है उसके बारे में एग्जाम में बार बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और कम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में बात करें तो बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम के जो बैक्टीरिया से या अपन बात करें फंजाई से जो काजल एजेंट है वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए अपन बैक्टीरिया के इस डायग्राम के माध्यम से हम समझना चाहते हैं कि थोड़ा सा अपन को कुछ चीज़ें मैंने आपको बताना भूल गया था, कुछ चीज़ें और इंपॉर्टेंट है इसमें डायग्राम में कि और क्या इसको में क्या अपन इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या चीज़ और बता सकते हैं इसमें। तो इसमें मैंने आपको मीजोसोम के बारे में बताया। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है मीजोसोम, क्योंकि आपने देखा होगा बैक्टीरिया एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स और एक होती है यूकैरियोटिक सेल। तो बैक्टीरिया जो होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंतर्गत आती है। यानी कि इसमें मीजोसोम अपन बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें जो कंडीशन है वो कंडीशन कौन सी है? कंडीशन के बारे में बात करें तो इसमें जो कंडीशन लागू होती है वो लागू होती है अपनी ये मीजोसोम वाली जो कंडीशन लागू होती है इसको समझने की आवश्यकता है। और बार बार ये, क्योंकि आपने देखा होगा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सुना होगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है यूकैरियोटिक सेल्स में होता है। किस में होता है? यूकैरियोटिक सेल्स में होता है। यूकैरियोटिक सेल्स में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल्स में होता है। लेकिन यहाँ पे अपनी कंडीशन क्या है? यहाँ पर क्या पाया जा रहा है? मीजोसोम। मीजोसोम क्यों? क्योंकि मीजोसोम जो पाया जा रहा है वो मीजोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के समान ही कार्य करता है, एक प्रकार से रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। लेकिन ये यूकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाया जाता मीजोसोम, केवल जीवाणु सेल बैक्टीरिया सेल्स में पाया जाता है, जो रेस्पिरेशन का काम करता है। रेस्पिरेशन साइड वो क्या कहलाता है? श्वसन संबंधी कोशिकांग होता है। और इस तरीके से उभरी हुई संरचना के रूप में ये पाया जाता है। और ये जो होता है ये मीजोसोम होता है। क्या कहलाता है? मीजोसोम कहलाता है। तो इंपॉर्टेंट बात ये है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पे इस डायग्राम पे यहां पे निश्चित रूप से आपको यह ध्यान में रखना है कि ये प्लाज्मिड क्या होता है। अब प्लाज्मिड के बारे में बार बार एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पूछते हैं कि प्लाज्मिड कहां से प्राप्त करते हैं, प्लाज्मिड का क्या उपयोग होता है। तो आपने एक सुना होगा, एक आपने देखा होगा बायोटेक्नोलॉजी हम पढ़ते हैं, बीटी। बीटी का मतलब होता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इस प्लाज्मिड का इंपॉर्टेंट रोल है। और इंपॉर्टेंट रोल कैसे है? आपने देखा होगा कि किसी भी अपन जीन को या डीएनए मॉलिक्यूल्स को ले जाने के लिए एक वेक्टर की आवश्यकता होती है, यानी कि एक्स्ट्रल क्रोमोसोम डीएनए की आवश्यकता होती है। और वेक्टर के रूप में जो काम में आता है वो प्लाज्मिड काम में आता है। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बार बार आता होगा कि सर प्लाज्मिड जो है वो तो डीएनए है बैक्टीरिया सेल्स का, वो तो डीएनए है, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? बट एक चीज ध्यान रखना, इसका खुद का डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है। और उसके अतिरिक्त जो डीएनए पाया जाता है, बैक्टीरियल सेल की सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता मैं बताना चाहता हूं आपको कि सर आप जब इस प्लाज्मिड बता रहे हो और प्लाज्मिड एक प्रकार से डीएनए है, क्या बैक्टीरिया सेल से डीएनए निकाल लोगे तो वो बैक्टीरियल सेल बच जाएगी? क्या नहीं बचेगी? उनमें जेनेटिक मटेरियल के रूप में कोई अंग ही नहीं बचेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, खुद का डीएनए होता है। इसमें देखो डबल स्ट्रैंड खुद का डीएनए पाया जाता है, लेकिन इसके अतिरिक्त एक और डीएनए पाया जाता है बैक्टीरियल सेल्स के अंदर। और वो जेनेटिक, अपन बात करें जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर, अपन बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जीनों को एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रांसफर करने का काम में लिया जाता है, और वो होता है प्लाज्मिड होता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो संरचना होती है, एक्स्ट्रा जो डीएनए की जो संरचना होती है, उसे अपन क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। और जीन अभियांत्रिकी यानी कि जीन टेक्नोलॉजी के अंदर काम में लिया जाता है। और ये खुद का डीएनए जो होता है उसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। यानी कि अपन बात करें ऐसी कंडीशन जो होती है उसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। और उसका जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम डीएनए जो होता है उसे प्लाज्मिड कहते हैं। तीसरी कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि जो कोशिका भित्ति होती है, एक इंपॉर्टेंट चीज ये आपको बतानी होगी इसके अंदर, एग्जाम के अंदर आपको जब भी बैक्टीरियल सेल्स का आपको डायग्राम बता रहा है तो उसमें आप एरो करके क्या लिखोगे? एक चीज तो मैंने मीजोसोम के बारे में बता दिया, एरो करके मीजोसोम को बताना है आपको कि दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल्स। और इसमें श्वसन संबंधी जो कोशिकांग होता है वो मीजोसोम होता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की अनुपस्थिति होती है और उसके स्थान पर मीजोसोम पाया जाता है। एक तो ए एरो करके आपको लिखना है।
दूसरा क्या लिखना है, इसमें प्लाज्मिड के बारे में लिखोगे क्रॉस करके कि प्लाज्मिड जो होता है बैक्टीरियल सेल्स में पाया जाता है। सर ये प्लाज्मिड कैसे होता है, एक्स्ट्रा डीएनए के खंड पाए जाते हैं, यानी कि बैक्टीरियल सेल की जो संरचना होती है, जो कोशिका की संरचना होती है, उसके अंदर एक अतिरिक्त गुणसूत्रीय खंड पाए जाते हैं, उन्हें प्लाज्मिड कहते हैं। और ये जीन अभियांत्रिकी के अंदर, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर काम आने वाली क्या है, संरचना है। तो प्यारे रसगुल्लों, मैंने आपको ये क्या बताया है, ये चीज मैंने इसलिए बताई कि आपको यदि मैक्सिमम नंबर लेके आने हैं तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में कोशिका भित्ति के बारे में, सेल वॉल के बारे में आप बात करोगे तो सेल वॉल के बारे में आप क्या करोगे, पेप्टिडोग्लाइकॉन और म्यूरिन की बनी होती है और सबसे हार्ड लेयर होती है, ध्यान रखना सबसे हार्ड लेयर होती है। याद रखना जितनी भी अपन बात करें पैथोजन होते हैं, उन जितने भी पैथोजन की जो सेल वॉल होती है, उन सभी सेल वॉल में सबसे ज्यादा हार्ड लेयर जो होती है बैक्टीरियल सेल की होती है, हार्ड लेयर होती है। कौन सी लेयर होती है, हार्ड लेयर होती है। और वो कौन सी सेल की होती है, बैक्टीरियल सेल की होती है। तो ये किसकी बनी होती है, दूसरी कंडीशन सर ये पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है प्लस म्यूरिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, म्यूरिन की बनी होती है। तो ये दोनों कंडीशन आपको पता होना चाहिए किसकी बनी होती है। मुख्य रूप से अपन देखें तो ये किसकी बनी होती है, मुख्य रूप से अपन देखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। किसकी बनी होती है ये, अपन बात करेंगे किसकी बनी होती है। तो ये मुख्य रूप से अपन देखेंगे तो किसकी बनी होती है, ये बनी होती है म्यूरिन की, म्यूरिन की बनी होती है। और इसे क्या कहते हैं, इसका दूसरी अपन बात करें पेप्टिडोग्लाइकॉन, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सबसे हार्ड लेयर है, सबसे कठोर परत, ठीक है। और इसमें गति करने वाला जो अंग होता है, गति करने वाला जो अंग होता है वो कौन सा होता है, वो अपन बात करें तो ये जो अंग दिखाई दे रहा है ये गति करने वाला, इसको कहते हैं कसाबिका। इसे क्या कहते हैं, कसाबिका बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, कसाबिका बोला जाता है, जो मूवमेंट से संबंधित कोशिकांग होता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक राइबोसोम में आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है बैक्टीरियल सेल, इसलिए इसमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। कितने एस का, यानी कि 50S प्लस 30S इकाई से मिलकर कौन सा बना होता है, 70S प्रकार का राइबोसोम जो होता है। क्यों पाया जा रहा है 70S प्रकार का राइबोसोम, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, इसलिए इसमें 70S प्रकार का क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। तो ये सारी कंडीशन मैंने आपको बता दी है। आरएनए पाया जाता है इसमें, कसाबी का मूवमेंट करने के लिए इसका खुद का जो डीएनए होता है उसे न्यूक्लियोइड्स कहते हैं। और ये सारी चीजें, कोशिका झिल्ली, इसमें इस कोशिका झिल्ली और इस कोशिका के बदले आप ध्यान रखना एक कैप्सूल दिखाई दे रहा है। कैप्सूल क्या है, समपुटिका के बारे में अपन बात करें तो समपुटिका होती क्या चीज है कि ये जो हार्ड लेयर होती है, इस हार्ड लेयर में कुछ तरल पदार्थों का श्रावण हो जाता है। तो तरल पदार्थों का जब श्रावण हो जाता है तो ये फूल जाती है और ऐसी कंडीशन में प्यारे बच्चों क्या बना लेती है, कैप्सूल बना लेती है। क्या बना लेती है, ये कैप्सूल, यानी कि समपुटिका का निर्माण हो जाता है। और एक आपको देखा होगा कि यहां पे नीचे आपको दिखाई दे रहा है एक बाल जैसी संरचना, छोटी छोटी बाल जैसी संरचना आपको दिखाई दे रही है। और ये जो बाल जैसी संरचना होती है इसे पाइलाई कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पाइलाई। और पाइलाई एक छोटी छोटी हर बैक्टीरिया सेल्स में नहीं पाई जाती, लेकिन मैक्सिमम बैक्टीरिया में अपन देखें तो ये पाइलाई पाई जाती है। तो इसका भी आपको पता होना चाहिए। और एक सुमेलित डायग्राम, लेबिड डायग्राम आपको बना के आना है एग्जाम में, शानदार तरीके से उसकी थ्योरी अपने मन से, जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है उसी तरीके से आप नोट्स बनाओगे। किताबों में आपके लिखे हुए हैं, सारी लैंग्वेज लिखी हुई है, उसको अपनी भाषा के अंदर कन्वर्ट करके लिखना है, तभी जाकर आप मैक्सिमम प्रॉफिट आपको मिलेगा, मैक्सिमम आपके मार्क्स मिलेंगे आपको। आप किताबी लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज में आपको बनाना है। कैसे बनाना है कि मीजोसोम क्या काम करता है मैंने आपको बता दिया, डायरेक्ट एरो के माध्यम से आपको बताना है। शॉर्ट एंड स्वीट,
शॉर्ट एंड स्वीट, उसमें सारी चीजें मैक्सिमम आ जाए, तभी। ऐसा नहीं कि आप 5 पेज भर रहे हो, 6 पेज, ऐसा नहीं है, बिल्कुल 1.5-2 पेज के अंदर शॉर्ट एंड स्वीट, जिसमें सारी एग्जामिनर को सारी बात अच्छे से क्लियर हो जाए कि ये हमें कहना क्या चाहता है, और वो इंप्रेस होकर आपसे आकर्षित होकर वो मैक्सिमम नंबर देगा कि बच्चों को क्या है, नॉलेज बहुत अच्छा है। तो नॉलेज को, ज्ञान को गहन करने के लिए एक कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, जो थ्योरी पढ़ रहे हो उस थ्योरी को आपको प्रैक्टिकल रूप से अंडरस्टैंडिंग करनी है अपने मन के अंदर। तो इस तरीके से मैंने आपको एक शानदार तरीके से एक डायग्राम को बता दिया। अब मैं मानता हूं कि आपको थ्योरी पढ़ने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि मैंने जो आपको बताया है, जो मैंने आपको अच्छे से समझाएगा। अब आपको कोई सर आपको पूछे संपुटिका, जो हार्ड लेयर होती है उसके अंदर तरल पदार्थ भर जाते हैं और वो फूल जाती है और एक कैप्सूल का निर्माण हो जाता है, उसे संपुटिका या कैप्सूल कहते हैं, जो बैक्टीरियल सेल्स में होता है। अब क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, ये कोई बताने की जरूरत नहीं है। न्यूक्लियोटाइड मैंने आपको बता ही दिया, खुद का डीएनए। प्लाज्मिड मैंने आपको अच्छे से बता ही दिया, और उसके बाद में मैंने राइबोसोम आपको अच्छे से बता ही दिया। और कसाबिका मूवमेंट, गति करने वाली एक संरचना होती है कि नहीं, वो मैंने आपको बता दिया। कोशिका भित्ति में म्यूरिन और पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, सबसे हार्ड लेयर होती है कोशिका झिल्ली। मैक्सिमम चीजों के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इसको थ्योरेटिकल रूप में भी पढ़ने की कोशिश करें। किस रूप में पढ़ने की कोशिश करें? थ्योरेटिकल रूप में पढ़ने की कोशिश करें। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से, और उसके बाद में मैंने जो चीजें आपको अच्छे से बताई है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रही है। अगली बात करते हैं, और अगली अपने इसमें कसाबिका कितने प्रकार की होती है, ये कसाबिका वाला अपन बात करें तो जो फ्लेजिला होती है, वो फ्लेजिला आपको अलग अलग प्रकार की दिखाई दे रही है। एक फ्लेक्सिला वाला जो पार्ट मैंने आपको इस तरीके से इस बैक्टीरिया सेल्स में बताया था, आप ध्यान से देखा होगा आपने, तो उस फ्लेजिला को लेकर अपन चलते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। इस तरीके की संरचना बताई थी मैंने, इस तरीके की, और इस तरीके की जो संरचना मैंने आपसे बात की थी, ये इसे कहते हैं कसाबिका या फ्लेजिला। इंग्लिश टर्मिनोलॉजी के अंदर फ्लेजिला बोला जाता है, और हिंदी में इसे कसाबिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कसाबिका। अब इसमें आपको क्या करना है? सर आप इसके बारे में क्यों हमारे से डिस्कस कर रहे हो? हमारे को क्या पता होना जरूरी है? मैं प्यारे रसगुल्ला आपको बता देता हूं, आपको जानना ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन हमारे नॉलेज को इंप्रूवमेंट करने के लिए ये बैक्टीरियल सेल में ये जानना जरूरी है। आपको एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि उभय कसाबिका क्या होती है, एकल कसाबिका क्या होती है, एकल। बस नॉलेज को इंप्रूवमेंट करने के लिए इन चीजों के बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि कोई भी चीज आपके 12th के लेवल से, और लेवल बनता है, लेवल को इंप्रूवमेंट करना है, तो 11th और 12th इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपको एनसीईआरटी की जो बुक छापी गई है, जो बुक ली है, आपके नॉलेज को इंप्रूवमेंट करने के लिए ली गई है। और जिसको 11th 12th का नॉलेज होता है, कोई सी भी कंपिटिटिव एग्जाम हो, वो निश्चित रूप से फाइट कर लेता है, क्योंकि मैक्सिमम चीजें अंदर होती है उसमें। 0 से लेकर 100% चीजें बताई जाती है आपको 11th और 12th के जो आपकी किताबें होती है, जो जिस सब्जेक्ट से, जैसे आपने एग्रीकल्चर ली तो एग्रीकल्चर बायोलॉजी आपके पास है, एग्रीकल्चर है, और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है, तो उनका मैक्सिमम नॉलेज आपको 11th और 12th से मिलेगा। और बाद में जब आप कंपिटिटिव एग्जाम देने जाओगे तो आप 11th और 12th की किताबें जरूर पढ़ोगे, क्योंकि आपको 0 लेवल से नॉलेज लेना है, आपको बेसिक चीजें क्लियर करना है, तो यही चीज आपके पास बचेगी। तो ध्यान से आपको हर चीज कंसेप्टली पढ़ना है। आपको फ्लेजिला के बारे में अलग अलग पढ़ना है, अलग अलग एकल कसाबिका जो होती है, और इस तरीके से बैक्टीरिया सेल, और इस तरीके से केवल एक होती है, एक इस तरीके से घुमावदार होती है, एकल कसाबिका कहलाती है। आगे अपन बात करें कि ये एक बैक्टीरिया सेल है, दोनों तरफ पाई जा रही है, तो दोनों तरफ कोई पाई जा रही है, तो वो उस कंडीशन को कहा जाता है उभय कसाबिका। अरे भाई, मेरा कहने का मतलब है बीच में बैक्टीरियल सेल है और दोनों तरफ इधर भी पाई जा रही है, इधर भी पाई जा रही है, तो उभय कसाबिका कहलाती है। और गुच्छों के रूप में पाई जा रही है, एकल गुच्छों के रूप में। देखो एकल गुच्छों, एक सिंगल है, दूसरी फिर इस तरीके से सिंगल है, फिर इधर से फिर ये सिंगल है, और फिर ये सिंगल है। यानी कि ऐसी कंडीशन पाई जा रही है, तो एकल गुच्छ कसाबिका, एक सिंगल लेयर के अंदर गुच्छा बना हुआ है, वो एकल गुच्छ कसाबिका, यानी कि सिंगल फ्लेजिला एंड गुच्छ, और इस तरीके से पाया जाता है। दोनों कंडीशन मैंने आपको बता दी।
तो कई जीवाणु में गतिशील जो होते हैं, गतिशील याद रखना कौन से हैं, गतिशील होते हैं। और ये गति कोशिका पर उपस्थित महीन तंतु जैसे संरचना की वजह से प्राप्त होती है, जिसे कसाबिका फ्लैजिला कहते हैं। ये कसाबिका फ्लैजिलिन नामक प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन, फ्लैजिलिन नामक प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, फ्लैजिलिन। याद रखना कौन सी प्रोटीन की बनी होती है, ये आपको एग्जामिनर जरूर पूछेगा कि ये फ्लैजिलियन, याद रखना फ्लैजिलियन जो है, ये फ्लैजिलियन जो है नामक प्रोटीन से बनी होती है, नामक प्रोटीन से बनी होती है। हां, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करें, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको ये गति, जो जीवाणु में फ्लैजिला होता है वो गति करने में सहायक होता है, गतिशील होते हैं, और कोशिका को गति करने पर उपस्थित संरचना की वजह से ये प्राप्त होती है। गति मूवमेंट करता है, ये फ्लैजिला की वजह से करता है, और इसमें फ्लैजिलिन प्रोटीन से बने होते हैं। बस ध्यान रखना, फ्लैजिलिन प्रोटीन के बने होते हैं कसाबिका। बस दो बात आपको ध्यान रखना, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मूवमेंट्स। द बैक्टीरियल सेल्स इज मूवमेंट इज फ्लैजिला। मूवमेंट किससे करते हैं, गति किससे करते हैं, फ्लैजिला। फ्लैजिला मेड बाय फ्लैजिलन प्रोटीन, फ्लैजिलन प्रोटीन। बस ये लिखना है, दो चीज, ये पूरा चीजें आपको नहीं लिखना है, दो चीज आपने एरो बनाया, और दो चीज ऐसी, दो चीज जो मैंने बताई आपसे वही चीज लिखनी है, फालतू आपको रामायण ज्यादा नहीं बतानी है, ठीक है। अगली स्लाइड के बारे में बात करें तो अगली स्लाइड आपकी स्क्रीन पर, वो ये जीवाणु कसाबी का अनुपस्थित होते हैं। कसाबी का विन्यास के आधार पर जीवाणु को निम्न बांटों में बांटा गया है। और जीवाणुओं को क्या बांटा गया है, एकल कसाबी का मैंने बताया, तरल माध्यम पर संयुग्मन कंजूशन के समय कोशिकाओं को चिपकाने में सहायता करती है, याद रखना। और इसके क्या क्या कार्य हैं, ये तरल माध्यम पर और संयुग्मन के समय कोशिकाओं को चिपकाने में सहायता करती है, कोशिकाओं को चिपकाने में यह सहायता करती है। जीवाणु कोशिकाओं में जीनोम गुणसूत्र के रूप में संगठित नहीं होते हैं। दूसरी चीज ध्यान रखना, इसका अलग क्या होता है, इसका अलग और क्या कार्य होता है। अलग कार्य के बारे में बात करें तो अलग कार्य के बारे में बात करें, अलग कार्य इसका क्या होता है, अलग कार्य ये होता है, ये तरल माध्यम पर, ध्यान रखना कौन से माध्यम पर, तरल माध्यम पर संयुग्मन के समय कोशिकाओं को चिपकाने में सहायता करती है। कोशिकाओं को चिपकाने में ये क्या करती है, सहायता करती है। और जीवाणु कोशिकाओं में जीनोम गुणसूत्र के रूप में संगठित नहीं होता। जीनोम अपन बात करें गुणसूत्र के रूप में संगठित नहीं होता है, लेकिन इसका प्रतिनिधित्व एक वर्ताकार लंबे डीएनए अणु के द्वारा किया जाता है। लेकिन इसका प्रतिनिधित्व जो किया जाता है, प्रतिनिधित्व किया जाता है एक वर्ताकार लंबे डीएनए अणु के द्वारा किया जाता है, एक वर्ताकार लंबे डीएनए अणु के द्वारा किया जाता है, जिसको न्यूक्लियोटाइड्स जीनोपोर कहते हैं। और जीवाणु कोशिकाओं में मीजोसोम और राइबोसोम, पुट्टिकाएं, वेसिकल्स इत्यादि उपस्थित रहती है। जो मैंने आपको संरचना बताई उसमें मैंने आपको क्या क्या बताया कि कोशिकाओं में मीजोसोम, राइबोसोम, पुट्टिकाएं इत्यादि क्या रहती है, उपस्थित रहती है। क्या रहती है, उपस्थित रहती है। उसके बाद में एकल कसाबी का मैंने बताया, मोनो जो होती है, ट्राइकोचियस जो होती है, ऐसी जीवाणु कोशिकाएं जिनमें केवल एक सिरे पर, इस तरीके से केवल एक सिरे पर एक कसाबिका पाई जाती है। केवल एक सिरे पर क्या पाई जा रही है, एक कसाबिका, एक वन सिंगल फ्लैजिला पाई जा रही है, वो एकल कसाबिकल कहलाती है, मोनो ट्राइकोचस कहलाती है। ठीक है, आगे अपन बात करें और आगे की अपन देखें, दूसरा इस तरीके से ये उभय कसाबिका जो होती है, मैंने अभी आपको बताई थी उभय कसाबिका कैसी होती है। उभय कसाबिका की कंडीशन अपन देखें तो इस तरीके से होती है, दोनों तरफ पाई जा रही है। कौन इस तरफ पाई जा रही है, दोनों तरफ पाई जा रही है। तो जब जीवाणु कोशिकाओं के दोनों सिरों पर, देखो दोनों सिरों पर पाई जा रही है, जब जीवाणु कोशिकाओं के दोनों सिरों पर एक एक कसाबिका उपस्थित हो, देखो एक सिरे पर वन सिंगल कसाबिका, एक सिरे पर सिंगल कसाबिका उपस्थित हो, तो ऐसी कसाबिकाओं को उभय कसाबिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उभय कसाबिक। जैसे कि स्यूडोमोनास में पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, स्यूडोमोनास में। और उसके बाद में पाई जाती है, कई जातियां होती है नाइट्रोसोमोनास। कौन सी होती है, नाइट्रोसोमोनास होती है। कौन सी होती है,
स्यूडोमोनास और कौन सी होती है, नाइट्रोसोमोनास। सेकंड है एकल गुच्छ कसाबिका, सेकंड कौन सी है, अपन बात करें सीओ, इसको सिप्लो ट्राइकोचिस बोलते हैं, सिप्लो ट्राइकोचिस बोलते हैं। जब जीवाणु कोशिकाओं के एक सिरे पर अनेक कसाबिका उपस्थित हो, याद रखना ऐसे, एक सिरे पर अनेक कसाबिका उपस्थित हो, इस तरीके से उसे कहते हैं एकल। सिंगल होगी वो, एक एक अलग अलग होगी लेकिन सिंगल होगी, लेकिन गुच्छे में एक एक होगी, सिंगल होगी लेकिन कैसे होगी, गुच्छे में होगी, उसे एकल गुच्छ कसाबिका कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, एकल गुच्छ कसाबिका कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल देखिए अपन, स्यूडोमोनास, फ्लोरोसेंस जो होती है वो होती है माइक्रोबैक्टीरियम। कौन सी होती है, माइक्रोबैक्टीरियम। अगली अपन देखिए द्विगुच्छ कसाबिका। द्विगुच्छ कसाबिका मतलब जब जीवाणु कोशिका के दोनों सिरों पर अनेक कसाबिकाएं मौजूद हो, इस तरीके से ध्यान रखना, दोनों सिरों पर इस तरीके से बहुत सारी, दोनों सिरों पर यहां बना के देखता हूं, देखो ये बैक्टीरियल सेल्स है, एक सिरा ये रहा, एक सिरा ये रहा, और इस तरीके से बहुत सारी, फिर ये सिंगल। तो ऐसी जब दोनों सिरों पर, जब जीवाणु कोशिकाओं के दोनों सिरों पर अनेक कसाबिकाएं मौजूद है, बहुत सारे फ्लैजिला मौजूद है, तो ऐसी कंडीशन में अपन बात करें तो ऐसी को क्या कहते हैं, और इसके उदाहरण ध्यान रखना, इसे कहते हैं द्विगुच्छ कसाबिका। इसे क्या कहते हैं, द्विगुच्छ कसाबिका बोला जाता है। जैसे स्पाइरेलियम, क्या हो गया, स्पाइरेलियम हो गया, सोलमोनेला हो गया, कौन सा हो गया, सोलमोनेला हो गया। तो ये क्या है, द्विगुच्छ कसाबिका के क्या है, एग्जाम्पल है, स्पाइरेलियम और सोलमोलेना ये क्या है, मुख्य रूप से अपन देखें तो द्विगुच्छ कसाबिका के क्या है, कसाबिके क्या है, उदाहरण है। आगे देखिए अपन आगे, और ये आगे वाला हो गया आगे अपन देखते हैं इसमें उभय कसाबिक मैंने आपको बता दिया था, एकल गुच्छ कसाबिक मैंने आपको बता दिया है। और अब अपन बात करेंगे कोशिका भित्ति के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, कोशिका भित्ति के बारे में। जो बैक्टीरियल सेल्स की जो कोशिका भित्ति मैंने अभी डायग्राम के माध्यम से बताया था आपको कि ये एक बैक्टीरियल सेल्स होती है इस तरीके से, और इस बैक्टीरियल सेल्स पर अपन इस तरीके से देखें तो एक ये हार्ड लेयर होती है, और ये क्या होती है, एक हार्ड लेयर होती है, और इस हार्ड लेयर को कहा जाता है सेल वॉल। इसको क्या कहा जाता है, कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति के पास में पाया जाता है, अपन बात करें कोशिका भित्ति, अभी मैंने डायग्राम बताया था, एक लेयर होती है, इसे कहते हैं बी, अंदर वाली लेयर को इसको कहते हैं, ये वाली कोशिका भित्ति हो गई, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई। कौन सी हो गई, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। और इसके बीच में एक फूला हुआ, इस तरीके से ये फूला हुआ पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये बीच का फूला हुआ पार्ट दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं संपुटिका। संपुटिका मतलब होता है कैप्सूल, यानी कि कैप्सूल। अब इसमें अपन क्या देखेंगे, इसमें क्या चीज देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कोशिका भित्ति के बारे में देखें। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकॉन की, बता दिया मैंने, इंपॉर्टेंट चीज है। पेप्टिडोग्लाइकॉन को क्या कहते हैं, म्यूरिन कहते हैं, और पेप्टिडोग्लाइकॉन या म्यूरिन की बनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैंने इसको आपको डब्बे में पैक कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किसकी बनी होती है। मुख्य भित्ति का मुख्य कार्य क्या है, मुख्य फंक्शन के बारे में बात करें तो जीवाणु कोशिका को कठोरता, दृढ़ता का मतलब स्टेबिलिटी, कठोरता, दृढ़ता बनाए रखना, आकृति को बनाए रखना, और इसके अलावा बाहर यांत्रिक और रासायनिक जो अज्ञात होते हैं, चोटें ऊपर आती है, बाहर की जो यांत्रिक या रासायनिक जो चोटें होती है उनसे बचाए जाते हैं, किसके द्वारा, कोशिका भित्ति के द्वारा बचाया जाता है। किसके द्वारा बचाया जाता है, कोशिका भित्ति के द्वारा बचाया जाता है। तो आपको क्या पता होना चाहिए कि इसका कार्य क्या है, और ये देखो कार्य क्या है, कोशिका की आकृति को बनाए रखना,
और कोशिका को, जीवाणु कोशिकाओं को कठोरता, दृढ़ता, मजबूती प्रदान करना। कोशिकाओं को मजबूती, यानी कि बैक्टीरियल सेल्स को, सेल वॉल का कार्य होता है बैक्टीरियल सेल को मजबूती प्रदान करना और आकृति प्रदान करना, और बाहर की जो चोटें, यांत्रिक, रासायन, उनसे बचाने का काम करना कोशिका भित्ति का काम है। और इसी के भित्ति के अनुसार अपन देखें तो सन 1884 में एससी ग्राम, कौन सा था? एससी ग्राम। 1884 में एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था एससी ग्राम। जीवाणु कोशिकाओं को अभिरंजन के आधार पर दो भागों में बांटा गया। जीवाणु कोशिकाओं को अभिरंजन के आधार पर दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। ग्राम ग्राही, ग्राम पॉजिटिव, और ग्राम एग्राही, ग्राम नेगेटिव। दो भागों में बांटा गया। एक होता है ग्राम ग्राही यानी कि ग्राम पॉजिटिव, और एक होता है ग्राम एग्राही, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ऐसी कंडीशन जब हम बता रहे हैं आपको कि एक तो ग्राम पॉजिटिव हो गया और एक ग्राम नेगेटिव हो गया, ऐसी कंडीशन हो रही है, तो ये किसने बताया? एक ग्राम नामक, एससी ग्राम नामक वैज्ञानिक ने जीवाणु कोशिकाओं को अभिरंजन करके, जीवाणु कोशिकाओं का क्या किया? अभिरंजन किया, और अभिरंजन करके ये कंडीशन लागू हुई, और इसके आधार पर ग्राम पॉजिटिव कौन से होते हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन से होते हैं, इसके बारे में अपन क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। आगे देखिए, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को अपन अंतर देखते हैं कि क्या क्या अंतर है। ग्राम पॉजिटिव तो कौन सा होता है, ग्राम नेगेटिव कौन सा होता है? देखो, ग्राम पॉजिटिव के बारे में डिस्कस करेंगे, नेगेटिव के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है, इनकी कोशिका भित्ति मोटी होती है। जो सेल वॉल जो होती है इस तरीके से बैक्टीरियल सेल्स, और इसकी जो सेल वॉल होती है वो मोटी होती है। ध्यान रखना, मोटी सेल वॉल कैसी होगी? मोटी होगी। और इसके बारे में अपन बात करें तो इनकी जो सेल वॉल होगी, इनकी जो सेल वॉल होगी वो कैसी होगी? बिल्कुल पतली होगी, बिल्कुल पतली। ये देखो, सेल वॉल बिल्कुल पतली। ऊपर से ये तो मोटी दिखाई दे रही है और ये बिल्कुल पतली दिखाई दे रही है। कैसी दिखाई दे रही है? पतली दिखाई दे रही है। पहला अंतर ये। दूसरा अंतर क्या है? दूसरा अंतर के बारे में डिस्कस करें तो दूसरा अंतर कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकोन और म्यूरिन, यानी कि इसमें 40 से 90% तक होता है, यानी कि 40 से 90% पेप्टिडोग्लाइकोन होता है और म्यूरिन होती है। इसकी कोशिका भित्ति में पेप्टिडोग्लाइकोन और म्यूरिन 1 से 10% होता है ग्राम नेगेटिव में। ग्राम पॉजिटिव में पेप्टिडोग्लाइकोन या म्यूरिन जिसकी कोशिका भित्ति बनी होती है, उसकी हम प्रतिशत मात्रा देखें 40 से 90% मात्रा होती है। जबकि ग्राम नेगेटिव के बारे में बात करें तो कोशिका भित्ति में जो कोशिका भित्ति बनी होती है ग्राम नेगेटिव की, वो पेप्टिडोग्लाइकोन की मात्रा 1 से 10% तक होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगला इसमें क्या है? कोशिका भित्ति एक स्तरीय होती है, सिंगल लेयर्ड कोशिका होती है। ध्यान रखना, कोशिका भित्ति जो होती है वो सिंगल लेयर्ड होती है, और इसमें कोशिका भित्ति डबल लेयर्ड होती है। कौन सी होती है? डबल लेयर्ड होती है। एक सिंगल लेयर होती है और एक कौन सी होती है? डबल लेयर्ड होती है। ये आपको पता होना चाहिए। टिकोइक अम्ल, ध्यान रखना, टिकोइक अम्ल उपस्थित होता है और टिकोइक अम्ल अनुपस्थित होता है। याद रखना, इसमें टिकोइक अम्ल उपस्थित होता है और टिकोइक अम्ल क्या होता है? अनुपस्थित होता है। ये दोनों चीज आपको पता होनी चाहिए। मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हो आप सभी लोग? मेरी बात जब आपको समझ में आती है कि टिकोइक अम्ल जो होता है वो उपस्थित होता है, इसमें टिकोइक अम्ल क्या होता है? अनुपस्थित होता है। कोशिका भित्ति में लिपिड बहुत कम मात्रा में होता है। ध्यान रखना, कोशिका भित्ति में लिपिड बहुत कम मात्रा में होता है और लिपिड अधिक मात्रा में होता है। इसमें लिपिड क्या होता है? अधिक मात्रा में होता है। आगे अपन बात करें, बहुत कम पादप रोग जीवाणु इस समूह में संबंधित है, यानी कि कोशिका भित्ति में लिपिड बहुत कम मात्रा में होता है, इसमें लिपिड अधिक मात्रा में होता है। अगली अपन बात करें तो अगली क्या है? बहुत कम पादप रोगजनक जीवाणु इस समूह में संबंधित है, यानी कि ग्राम पॉजिटिव जो हैं वो पादपों में बहुत कम रोग उत्पन्न करते हैं। यह कहने का मतलब इस लैंग्वेज का
कि ग्राम पॉजिटिव जो है वो पादपों में बहुत कम क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं, बहुत कम क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। तो यह चीज आपको पता होनी चाहिए। और इसके एग्जाम्पल ही आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके जो एग्जाम्पल हैं वही आपको एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम्पल। केल्वीबैक्टर हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिस हो गया, बेसिलिस हो गया। केल्वीबैक्टर, स्ट्रेप्टोमाइसिस और बेसिलिस हो गया। और अधिकांश पादप रोगजनक जीवाणु इस समूह में संबंधित होते हैं। अधिकांश पादप रोगजनक जीवाणु इस समूह में क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। उदाहरण जैसे जैंथोमोनास, स्यूडोमोनास और इरवीनिया। क्या क्या हो गया, जैंथोमोनास, स्यूडोमोनास और इरवीनिया इससे संबंधित हो गए। आगे अपन बात करें, इससे आगे की बात करें, आगे की ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। यदि आपको ग्राम पॉजिटिव में तुलनात्मक अंतर पूछा जाता है तो ग्राम पॉजिटिव की कोशिका भित्ति मोटी होती है, उसकी कोशिका भित्ति क्या होती है, पतली होती है। कोशिका भित्ति एक स्तरीय होती है, सिंगल लेड होती है। और उनकी कोशिका भित्ति डबल लेड होती है। क्या होती है, डबल लेड होती है। कोशिका भित्ति में पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन जो पाया जाता है 90% तक पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 90% तक पाया जाता है। इस कोशिका भित्ति में पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन 10% तक पाया जाता है। वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, टिकोइक अम्ल उपस्थित होता है, टिकोइक अम्ल अनुपस्थित होता है। बहुत कम पादप रोग इस जीवाणु के संबंधित होते हैं, अधिकांश पादप रोग जीवाणु इस समूह में संबंधित होते हैं। उदाहरण केल्वीबैक्टर, स्ट्रेप्टोमाइसिस, बेसिलिस। उदाहरण इसमें जैंथोमोनास, स्यूडोमोनास और इरवीनिया। जैंथोमोनास, स्यूडोमोनास और कौन सा है, इरवीनिया। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आगे अपन बात करें नेक्स्ट स्लाइड में, कोशिका झिल्ली के बारे में बात करेंगे, न्यूक्लिक अम्ल के बारे में बात करेंगे और जीवाणु का वर्गीकरण देखेंगे। क्या देखेंगे, जीवाणु का वर्गीकरण देखेंगे। इसके बाद में मैंने आपको कोशिका झिल्ली के बारे में भी बात की। तो कोशिका झिल्ली कौन सी होती है, सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे, सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। यह झिल्ली कोशिका भित्ति से घिरी होती है और यह फास्फोलिपिड, ध्यान रखना, यानी कि हम बात करें ये एक बैक्टीरियल सेल है और इसके अपन ये कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति से घिरी होती है, कोशिका भित्ति से घिरी हुई होती है। अपन इसमें कलर चेंज कर लेते हैं और इस तरीके से कोशिका भित्ति के पास से इस तरीके से घिरी हुई होती है। और इसे क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। इसे क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। तो इस सेल मेम्ब्रेन के बारे में भी अपन डिस्कस कर रहे हैं। तीसरे नंबर की है कि ये फास्फोलिपिड प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी होती है। ये किससे मिलकर बनी होती है, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी होती है। पॉलीसेकेराइड का मतलब फास्फोलिपिड होगा, इसमें क्या होगा, फास्फोलिपिड होगा और प्रोटीन होगी, से मिलकर बनी होती है। और गुले हुए आहार पदार्थों को कोशिका के अंदर आने तथा व्यर्थ पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालने का काम करती है। इसका क्या काम होता है कि गुले हुए आहार पदार्थों को कोशिका के अंदर, जो भी गुले हुए पदार्थ होते हैं, जो भी आहार के रूप में गुले हुए जो पदार्थ होते हैं, उनको कोशिका के अंदर प्रवेश करवाया जाता है, कोशिका के अंदर आने का कार्य करते हैं। और व्यर्थ पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालने का काम करती है कौन सी, सेल मेम्ब्रेन। ध्यान रखना, कौन मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद में चौथा पार्ट है कणिका, ग्रेनुलस। ये कोशिका दर में कुछ संरक्षित पदार्थ होते हैं, इस तरीके से ग्रेनुल पदार्थ होते हैं उसके अंदर, इस तरीके से, उसे कहते हैं कणिका। उसे क्या कहते हैं, कणिका। और ये जो कणिका होती है ये संरक्षित यानी कि भंडारित, संरक्षित का मतलब कोशिका दरों में भंडारित कुछ पदार्थ होते हैं, स्टोरेज संरक्षित पदार्थ होते हैं, छोटे छोटे ग्रेनुअल कणिकाएं होती है जो पॉलीसेकेराइड और लिपिड आदि से मिलकर बनी होती है। जो किससे मिलकर बनी होती है, जो पॉलीसेकेराइड्स और लिपिड आदि से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं, पॉलीसेकेराइड और लिपिड से मिलकर बने होते हैं तथा ऊर्जा उत्पादन का मुख्य खाद्य पदार्थों को संरक्षित कर रखते हैं।
एनर्जी के साथ साथ खाद्य पदार्थों को संरक्षित भंडारित करने का काम करते हैं। और बैक्टीरियल सेल में कणिकाकार संरचनाएं होती है, और वो मुख्य रूप से जो कणिकाकार संरचनाएं होती हैं वो मुख्य रूप से कुछ संरक्षित पदार्थ होते हैं, कोशिका के कुछ संरक्षित भंडारित पदार्थ होते हैं जो पॉलीसेकेराइड्स और लिपिड के बने होते हैं, और वो ऊर्जा उत्पादन के साथ साथ खाद्य पदार्थों को संग्रहित करने का काम करते हैं, संग्रहित रखते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? ग्रेनुलस कहलाते हैं, कणिका कहलाती है। क्या कहलाती है? कणिका। तो ये आपको मैंने बता दिया है, ये इसके बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। आगे अगला है न्यूक्लिक अम्ल के बारे में, इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लिक अम्ल के बारे में बार बार पूछा जाता है। न्यूक्लिक अम्ल के बारे में देखेंगे तो न्यूक्लिक अम्ल के बारे में देखें तो जीवाणु में आनुवंशिक पदार्थ द्विरुज्जीय डीएनए होता है। ध्यान रखना कौन सा होता है? द्विरुज्जीय डीएनए, इंपॉर्टेंट है। डबल स्ट्रैंड डीएनए पाया जाता है ऐसे। डी रज्जुके डबल स्ट्रैंड डीएनए पाया जाता है। डबल स्ट्रैंड क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है जो हिस्टोन प्रोटीन रहित होता है। कैसा होता है? हिस्टोन प्रोटीन रहित होता है। तो केंद्रक झिल्ली से आबंध नहीं होता। ध्यान रखना, केंद्रक झिल्ली से आबंध नहीं होता है। और प्रोटीन संश्लेषण हेतु कोशिका में आरएनए भी मौजूद होता है। ध्यान रखना, प्रोटीन संश्लेषण के लिए कोशिका में आरएनए मौजूद होता है। ध्यान रखना कि यदि आपको पूछा जाए कि प्रोटीन संश्लेषण हेतु कोशिका में आरएनए भी क्या होते हैं? मौजूद होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। प्लाज्मिड, प्लाज्मिड के बारे में बात करें, कुछ जीवाणु प्रजातियों में गुणसूत्रीय डीएनए के अतिरिक्त, ध्यान रखना मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर बार बार आपसे बात कर रहा हूं कि कुछ जीवाणु कोशिकाओं में प्रजातियों में गुणसूत्रीय डीएनए के अतिरिक्त, कौन से डीएनए के अतिरिक्त? गुणसूत्रीय डीएनए के अतिरिक्त हम बात करें, या एक या अधिक वर्ताकार द्विरुज्जीय डीएनए अणु हो तो उस जीव से क्या कहते हैं? उसे प्लाज्मिड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मिड। मैंने जब डायग्राम बताया था आपको, ऐसा डायग्राम बताया था, और उस डायग्राम में ये खुद का डीएनए बताया था, और यहां पे ऐसी गोलाकार संरचना बताई थी, और इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। और ये क्या कहता है? एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए, यानी कि गुणसूत्रीय डीएनए, जो डबल वर्ताकार द्विरुज्जीय जो डीएनए होता है, एक से अधिक खुद का और एक से अधिक जो डीएनए होता है, उसे प्लाज्मिड कहते हैं। और ये कोशिका को प्रतिजैविक, कोशिका को एंटीबायोटिक के विरुद्ध लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, यानी कि एंटीबॉडी बनाता है। जो बाहर से सूक्ष्म जीव जो होते हैं, जीवाणु जो होते हैं, उनसे लड़ने के लिए ये एंटीबॉडी बनाता है। प्लाज्मिड प्रतिजैविकी का कार्य करता है, एंटीबॉडी का, रोगों से लड़ने का काम करता है। तो ध्यान रखना, कोशिका में प्रतिजैविक विरुद्ध लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। प्रतिजैविकी के प्रति विरुद्ध लड़ने की क्या करता है? ये क्षमता प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? क्षमता प्रदान करता है। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। तो प्लाज्मिड के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूं। किसके बारे में डिस्कस कर चुका हूं? प्लाज्मिड के बारे में डिस्कस कर चुका हूं। अब आगे अपन इस संरचना में अगला भाग देखते हैं। अगला भाग क्या है? जीवाणुओं का वर्गीकरण। जीवाणुओं के वर्गीकरण के बारे में बात करें तो कुछ वर्गीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, कि जीवाणुओं के वर्गीकरण से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जीवाणुओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, जीवाणुओं का वर्गीकरण डीएच बर्गी, डीएच बर्गी और बर्गीज नाम, एक वैज्ञानिक का नाम आपको पता है, इसको अंडरलाइन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि बैक्टीरिया का जो क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया जिसने दिया था वो था डीएच बर्गी। डीएच बर्गी ने बर्गीज मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव, ध्यान रखना, डिटर्मिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी, यानी कि बर्गीज मैन्यू ऑफ डिटर्मिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी में दिया। एक किताब थी, उसकी बुक थी, प्रथम संस्करण आया था 1923 के अंदर प्रकाशित हुई थी। एक बुक प्रकाशित हुई थी, और बुक प्रकाशित करने वाला एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था डीएच बर्गी। जिसका क्या नाम था? डीएच बर्गी। और इस डीएच बर्गी ने बर्गीज मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी, बर्गीज मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी, ध्यान रखना कौन सी? डिटर्मिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी, यानी कि बर्गीज मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी में दिया था, जिसका प्रथम संस्करण सन 1923 में प्रकाशित हुआ था।
जिसका प्रथम संस्करण 1923 में प्रकाशित हुआ था और इस मैनुअल का नाम सन 1984 में बदलकर, याद रखना, इस मैनुअल का नाम सन 1984 में बदलकर वर्गीज मैनुअल ऑफ सिस्टमैटिक बैक्टीरियोलॉजी, यानी कि वर्गीज मैनुअल ऑफ सिस्टमैटिक बैक्टीरियोलॉजी रख दिया गया। क्या रख दिया गया इसका नाम अपन बात करें, इस मैनुअल का नाम सन 1984 में बदलकर वर्गीज मैनुअल ऑफ सिस्टमैटिक बैक्टीरियोलॉजी, यानी कि वर्गीज मैनुअल ऑफ सिस्टमैटिक बैक्टीरियोलॉजी रख दिया गया, जो कि आज पूरी दुनिया में जीवाणु वर्गीकरण हेतु एक संदर्भ पुस्तक है, रेफरेंस बुक है। ध्यान रखना, पूरे जीवाणु जगत के बारे में बात करें, जीवाणु को अच्छे से आपको पढ़ना है, जीवाणु का अच्छे से आपको यदि अध्ययन करना है तो D.H. बर्गी ने वर्गीज मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी की एक वर्गीज मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी दिया, जिसका प्रथम संस्करण 1923 के अंदर आया। जिसका प्रथम संस्करण कब आया था, जिसके प्रथम संस्करण के बारे में बात करें, यानी कि वर्गीज मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी। याद रखना कि वर्गीज मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी जिसका प्रथम संस्करण कब आया था, 1923 के अंदर दिया गया था। और इस मैनुअल का जब नाम बदल कर रखा गया तो वर्गीज मैनुअल ऑफ सिस्टमैटिक बैक्टीरियोलॉजी रखा गया। क्या रखा गया? और इसका नाम बदला था 1984 के अंदर, और प्रथम संस्करण आया था 1923 के अंदर, और मैनुअल का नाम बदला गया, नाम सन 1984 में बदलकर वर्गीज मैनुअल ऑफ सिस्टमैटिक बैक्टीरियोलॉजी रख दिया गया था, जो कि आज पूरी दुनिया में जीवाणु वर्गीकरण हेतु एक संदर्भ पुस्तक है, रेफरेंस बुक है। कौन सी बुक है? रेफरेंस बुक है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें, नेक्स्ट चीज के बारे में अपन डिस्कस करें, और नेक्स्ट चीज आपके स्क्रीन पर, प्रोकैरियोटिक जीवों को वोइज और सहयोगी ने दो डोमेन प्रस्तुत किए। प्रोकैरियोटिक्स के बारे में बात करें तो प्रोकैरियोटिक जीवों को वोइज और सहयोगियों ने, वोइज एट एल 1990 में दो डोमेन, एक तो आर्किया और एक बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक जीवों यानी कि बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोटिक जीव है। और प्रोकैरियोटिक जीवों को वोइज और उसके सहयोगियों ने, किसने? वोइज और उसके सहयोगियों ने। ध्यान रखना, एक तो वोइज है एवं उसके सहयोगियों ने, उसके सहयोगियों ने दो डोमेन, यानी कि दो डोमेन किए, और एक तो था आर्किया और एक था बैक्टीरिया। आर्किया और बैक्टीरिया, जो कि हम बात करें, जो कि 2004 में प्रकाशित वर्गीज मैनुअल ऑफ सिस्टमैटिक का ध्यान रखना, वर्गीज मैनुअल ऑफ सिस्टमैटिक बैक्टीरियोलॉजी के द्वारा द्वितीय संस्करण उपलब्ध है। जिसके द्वारा क्या है? संस्करण उपलब्ध है, द्वितीय संस्करण क्या है? उपलब्ध है। अगली अपन बात करें, डोमेन बैक्टीरियो को 24 संघों में उप विभाजित किया गया है, और वर्तमान में 32 से ज्यादा जीवाणु वंश याद हो चुके हैं। याद रखना, डोमेन बैक्टीरियोलॉजी को 24 संघों फाइलों में उप विभाजित किया गया है, और वर्तमान में 32 से ज्यादा जीवाणु वंश याद हो चुके हैं, जो पौधों में किसी न किसी प्रकार का क्या उत्पन्न करते हैं? रोग उत्पन्न करते हैं। जो पौधों में किसी न किसी प्रकार का क्या उत्पन्न करते हैं? रोग उत्पन्न करते हैं। तो ये आप चीज याद रखना, आर्किया और बैक्टीरिया। आर्किया मैंने आपको बताया बैक्टीरिया के अंदर, और बैक्टीरिया के अंदर अपन दो डोमेन प्रोकैरियोटिक जीवों को वोइज और उसके सहयोगियों ने, याद रखना, वोइज और उसके सहयोगियों ने दो डोमेन प्रस्तुत किए बैक्टीरिया के। और बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल्स। और एक तो रखा आर्किया और एक रखा बैक्टीरिया, और इसमें अपन वर्गीकृत किया, जो 2004 में प्रकाशित बुक थी। 2004 में वर्गीज मैनुअल ऑफ सिस्टमैटिक बैक्टीरियोलॉजी का द्वितीय संस्करण उपलब्ध था। प्रथम संस्करण आ गया था 1984 के अंदर, मैंने अभी बताया था। 2300 में पहला, 1923 में प्रथम संस्करण आया था, उसका नाम चेंज हो गया 1984 में। और डोमेन बैक्टीरिया को 24 संघों में उप विभाजित किया गया, डोमेन बैक्टीरिया को, और वर्तमान में 32 से ज्यादा जीवाणु वंश याद हो चुके हैं। वर्तमान में हम बात करें तो 32 से ज्यादा जीवाणु वंश हमारे को याद हो चुके हैं।
तो जो पौधों के किसी न किसी प्रकार का रोग उत्पन्न करते हैं, जो पौधों में किसी न किसी प्रकार का क्या उत्पन्न करते हैं, रोग। पौधों में अपनी वृद्धि करते हैं, ग्रोथ करते हैं, ग्रोथ के समय इसमें क्या उत्पन्न करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। और वो 32 प्रकार के जो जीवाणु हमें वंशज याद हो चुके हैं, वो किसी न किसी प्रकार का रोग उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं, किसी न किसी प्रकार का क्या उत्पन्न करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें आगे, नेक्स्ट अपन देखें तो इसमें नेक्स्ट अपन क्या है, पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले प्रमुख जीवाणु वंश निम्न प्रकार हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान रखना। ये इंपॉर्टेंट बात है कि पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले प्रमुख जीवाणु वंश निम्न प्रकार के हैं। जेंथोमोन, एक तो कौन सा है, जेंथोमोनास, जेंथोमोनास ध्यान रखना, जेंथोमोन नहीं है, जेंथोमोनास, सूडोमोनास, रास्टोनिया, रालस्टोनिया, रालस्टोनिया होती है, रालस्टोनिया, इरविनिया, जेंथोमोनास, सूडोमोनास, इरविनिया, केल्वीबैक्टर, ध्यान रखना कौन सा बैक्टर, केल्वीबैक्टर, स्ट्रेप्टोमाइसिस और एग्रोबैक्टीरियम, कौन सा है, एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम इत्यादि। पादपों से संबंधित लाभदायक जीवाणुओं में राइजोबियम है, ध्यान रखना, याद रखना, इंपॉर्टेंट बात है। रोग उत्पन्न करने वाले हानिकारक जीवाणु कौन से बताएं, हानिकारक जीवाणु वंशज में निम्न, एक तो जेंथोमोनास हो गया, सूडोमोनास हो गया, रायलस्टोनिया हो गया, रालस्टोनिया हो गया, इरविनिया हो गया, केल्वीबैक्टर हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, एग्रोबैक्टीरियम हो गया। एग्रोबैक्टीरियम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर काम में आता है, इसमें प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल संरचना निकाली जाती है, दैट इज बैक्टीरिया इज एग्रोबैक्टीरियम। टीआई प्लाज्मिड जिसको अपन बोलते हैं, टीआई प्लाज्मिड, आरआई प्लाज्मिड जो होते हैं, अलग अलग प्रकार के प्लाज्मिड लिए जाते हैं वहां से, वो आप बायोटेक्नोलॉजी में आपको अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा। अभी मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूं कि टीआई प्लाज्मिड हो गया, एग्रोबैक्टीरियम जो हो गया, वहां से वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो संरचना निकाली जाती है, प्लाज्मिड निकाला जाता है। उसके बाद में याद रखना, पादपों से संबंधित अपन बात करें, पादपों से संबंधित लाभदायक जीवाणु जो होता है, राइजोबियम होता है, ध्यान रखना, राइजोबियम जो दलहनी लेग्यूम फसलों की जड़ों में सहजीवन की क्रियाओं के द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का क्या करता है, स्थिरीकरण करता है। तो यह ध्यान रखना, पादपों से संबंधित लाभदायक जीवाणु में राइजोबियम है, कौन सा है, राइजोबियम, जो दलहनी, जो याद रखना, जो दलहनी लेग्यूम फसलों में जड़ों में सहजीवन की क्रियाओं के द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का क्या करता है, फिक्सेशन करता है। क्या करता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का क्या करता है, फिक्सेशन करता है। और उसके बाद में एग्रोबैक्टीरियम में टीआई प्लाज्मिड होता है, ध्यान रखना, एग्रोबैक्टीरियम में कौन सा प्लाज्मिड होता है, टीआई प्लाज्मिड होता है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि ये हानिकारक जो पौधों में उत्पन्न करते हैं, जेंथोमोनास, सूडोमोनास, रास्टोलोनिया, इरविनिया, केल्वीबैक्टर, स्ट्रेप्टोमाइसिन और एग्रोबैक्टीरियम। स्ट्रेप्टोमाइसिन और क्या है, एग्रोबैक्टीरियम। उसके बाद में पादपों से संबंधित लाभदायक जीवाणु में राइजोबियम है, और यह बार बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है। राइजोबियम लेगुम दलहनी फसलों में सहजीवन की क्रियाओं के द्वारा, सिम्बायोसिस क्रियाओं के द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, और इसको इसीलिए दलहनी फसलों को नाइट्रोजन युक्त उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसके अंदर राइजोबियम जो होता है वो गांठ के रूप में दलहनी फसलों में पाया जाता है, निम्फ जीन इसमें उपस्थित होता है, और वो वायुमंडलीय जो बैक्टीरिया है राइजोबियम, वो वायुमंडलीय जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होता है उसका फिक्सेशन करता है। देखो कैसे, ये एक दलहनी फसल है, और इस दलहनी फसल में ऐसे न्यूड्स पाए जाते हैं, न्यूड्स, और इन न्यूड्स में पाए जाते हैं बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया। अब इस राइजोबियम सहजीवन कैसी हो, इस राइजोबियम इससे क्या कर रहे हैं, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करें, और ये नाइट्रोजनी फिक्सेशन करकर इसको प्राप्त कर रहे हैं। तो दोनों को एक दूसरे से लाभ हुआ, इसलिए तो इसको क्या कहेंगे, सहजीवन, सिम्बायोसिस, दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहे हैं। तो ये नाइट्रोजन जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होती है, ये क्या है, वायुमंडल, इस वायुमंडल के नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है, फिक्सेशन क्या करती है, फिक्सेशन करती है, और ये नाइट्रोजन इसको प्लांट को प्राप्त हो जाता है। तो वो राइजोबियम कहलाती है, कौन सी कहलाती है, राइजोबियम कहलाती है।
उसके बाद में एग्रोबैक्टीरियम टीआई प्लाज्मिड होता है, ध्यान रखना, एग्रोबैक्टीरियम में टीआई प्लाज्मिड होता है, ध्यान रखना। जो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर अपन बात करें जीनों को ट्रांसफर करने के लिए टीआई प्लाज्मिड सबसे ज्यादा याद, जो प्लांट्स के लिए टीआई प्लाज्मिड होता है। तो ये सारी कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट और अपनी लास्ट स्लाइड के बारे में बात करेंगे, आज की क्लास के लास्ट स्लाइड के बारे में बात करेंगे। जीवाणु में आनुवांशिक अभियांत्रिकी, देखो ये देखो इसमें दे रखा है, इस जीवाणु को आनुवांशिक अभियांत्रिकी जेनेटिक इंजीनियरिंग में एग्रो टीआई प्लाज्मिड को, कौन से प्लाज्मिड को, टीआई प्लाज्मिड को, इस जीवाणु को आनुवांशिक अभियांत्रिकी जेनेटिक इंजीनियरिंग में आनुवांशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल को स्थानांतरित करने में काम में लिया जाता है। यानी कि जेनेटिक मटेरियल क्या, जीन, तो जीनों को स्थानांतरण करने में काम में लिया जाता है। किसको काम में लिया जाता है, जीनों को स्थानांतरित करने में काम में लिया जाता है। तो ध्यान रखना कि इस जीवाणु को आनुवांशिक, कौन से जीवाणु को, टीआई प्लाज्मिड को, ये जो टीआई प्लाज्मिड होता है ये कहां से निकाला जाता है, एग्रोबैक्टीरियम से। किससे निकाला जाता है, एग्रोबैक्टीरियम से, एग्रोबैक्टीरियम से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है, एग्रोबैक्टीरियम से निकाला जाता है। और एग्रोबैक्टीरियम से टीआई प्लाज्मिड निकाला जाता है और जेनेटिक इंजीनियरिंग में आनुवांशिक पदार्थों का स्थानांतरण करने में काम में आता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में आनुवांशिक पदार्थों को स्थानांतरण करने का यह क्या करता है, काम में करता है। अगला अपन बात करें, एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु को प्रकृति का आनुवांशिक अभियंता कहते हैं, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। ध्यान रखना, एग्रोबैक्टीरियम को क्या कहते हैं, एग्रोबैक्टीरियम को प्रकृति का आनुवांशिक अभियंता कहते हैं। क्या कहते हैं, आनुवांशिक अभियंता कहते हैं। तो याद रखना है आपको। तो ये जो मैंने आपको बैक्टीरिया कंप्लीट पढ़ा दिया है आज की क्लास के अंदर, आज की क्लास के अंदर मैंने आपको बैक्टीरिया क्या करवा दिया है, कंप्लीट करवा दिया है। और सारी चीज मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है, अच्छे से समझा दी है, अच्छे से आपको बता दी है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि मैंने जीवाणु के साथ साथ आपको फंगस पहले करवा दिया, जनरल आपको मैंने पहले करवा दिया। आज की क्लास में मैंने आपको कंप्लीट बैक्टीरिया के बारे में अच्छे से बता दिया है और बैक्टीरिया की संरचना के बारे में, बैक्टीरिया के डायग्राम के बारे में, इन सभी चीजों के बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप कि आपको अच्छे से ये सारी चीजें क्या हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। और अब अपन नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे कि जो अपन बात करें माइकोप्लाज्मा, वायरस, वायरोइड्स, ये क्या होते हैं, इनको एक ही क्लास में कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद में अपन जो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। कैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है अपनी, यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।